नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारे YouTube चैनल द विद्यार्थी पथ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उसका नाम है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में इतने लोग शामिल होते हैं। और एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री एवं प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद की अपेक्षा मंत्रिमंडल एक संकुचित धारणा है, परंतु याद रखिएगा कि जो संकुचित लोग होते हैं, कम जो लोग होते हैं, वही सबसे वरिष्ठ लोग होते हैं और उन्हीं के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। याद रखिएगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है और प्रधानमंत्री करता है। और याद रखिएगा कि नामिक अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74(1) कहता है। ठीक है। अनिवार्यता क्या होता है कि अनिवार्यता इसे लिखा हुआ नहीं है संविधान में, परंतु अनिवार्यता क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला हुआ है, तो अगर कई दल आपस में मिलकर गठबंधन से भी आते हैं और राष्ट्रपति की तरह देखते हैं कि हमारा गठबंधन के तहत बहुमत निकल के आ रहा है, तो राष्ट्रपति उसी के जो दल का नेता होगा उसको क्या कर दिएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने का अपेक्षा कर सकेगा। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उसके पुनर्विचार के लिए भेज देगा। और यदि पुनर्विचार के लिए भेज दिएगा, फिर से वापस जब मंत्रिपरिषद द्वारा भेजा गया है तो राष्ट्रपति उसी के अनुसार करेगा, चाहे उसमें संशोधन हुआ हो या ना हुआ। ठीक है। तो ये जो बाध्यता लगाई गई राष्ट्रपति के लिए कि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, तो ये आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको डाला गया था। ठीक है। पहले बाध्यता नहीं थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात माने या ना माने, परंतु 44वें द्वारा इसको क्या कर दिया गया कि बाध्यता कर दिया गया कि अगर कोई भी सलाह देगा मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को करना ही करना है। नेक्स्ट है 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है। मतलब ये अनुसार 74(2) के अनुसार ये है कि मंत्री जो भी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, उसकी कहीं भी किसी प्रकार की न्यायिक जांच नहीं हो सकती। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, गौर करिएगा कि मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से कार्य करता है। वह किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, चाहे वह सदन का सदस्य हो अथवा नहीं हो। यानी आपको भी इच्छा करे तो प्रधानमंत्री बना सकता है, और बशर्ते शर्त यही रहती है कि 6 माह के भीतर उस मंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। यानी कि वो मंत्री चाहे तो बना भी सकता है, चाहे प्रधानमंत्री क्या करे, किसी भी मंत्री को हटा भी सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति करेगा कि इस मंत्री को हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसके लिए हटाने का निर्देश जारी कर देंगे, आदेश जारी कर देंगे। सॉरी। नेक्स्ट है आपका कि संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निम्न प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। कौन कौन से प्रावधान है देख लीजिए। सबसे पहले प्रावधान है आपका 75(1) क, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी लोकसभा में जितनी जनसंख्या है, जितनी भी सीटें हैं, उससे 15% से अधिक जो है कि मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि लोग गठबंधन करके आते थे, तो क्या होता है कि अब गठबंधन करके आए हैं तो अपने भी लोगों को मंत्री बनाना है, और जो गठबंधन जिनसे किए हैं जिस पार्टी से, उनको भी लोगों को मंत्री बनाना है। तो ऐसे ऐसे देखता जाता था कि जितने लोग, बहुत सारे मंत्री, उप मंत्री, फलान मंत्री, ढेकान मंत्री, बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे। इससे सरकार में खर्चा आता है, जितना मंत्री बनेंगे वो खर्चा भी तो होगा, उनके लिए अलग सचिवालय, उन्हें अलग व्यवस्था, आने के अलग रूम, सब व्यवस्था देनी पड़ती है। तो इसका क्या किया गया कि अनुच्छेद 91 संविधान 2003 में कहा गया कि 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, जितनी भी जनसंख्या है लोकसभा की, लोकसभा सीटों के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्या संशोधन में किया गया। दूसरा संशोधन यह है कि राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी, वहां अधिकतम 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। तो वहां भी कंडीशन डाल दी गई कि अगर जहां राज्यों में जहां सीटें 40 होगी, वहां पर अधिकतम 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 75(2) अनुच्छेद 75(2), जिसमें लिखा हुआ है कि संघीय मंत्रिपरिषद के का मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पदधारी करेगा। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पदधारी करते हैं।
अब 75(3) में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। 75(3) में लिखा हुआ है कि तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह एक संवैधानिक बाध्यता है। देखिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद क्या हो गया, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह एक संवैधानिक बाध्यता। देखिए कहीं कहीं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लिखा हुआ है, उस कहीं लिखा रहेगा कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी, तो वो भी सही है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, और ये एक संवैधानिक बाध्यता है। नेक्स्ट है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करते हैं और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार, याद रखिएगा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। कहाँ किया गया है, तो 352 के खंड 3 में किया गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया था। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल, जैसे मैंने बताया आपको, कैबिनेट या मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है केवल। ठीक है, मंत्रिपरिषद एक ज़्यादा व्याख्यित अवधारणा है, जबकि कैबिनेट मंत्रिमंडल एक संकुचित अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। यानी कहना ये चाहता है कि अधिकारी कोई भी काम करे, कोई भी निर्देश है, कुछ भी करे, उनके ऊपर किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मेन जिम्मेदारी होती है मंत्री के ऊपर। जैसे कहीं भी कुछ भी कोई नीति निर्माण हुआ, कहीं कुछ नियम लागू हुए और वहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उसके लिए कौन जवाबदेह होता है, तो मंत्री जिम्मेदार होता है। उस विभाग से संबंधित जो भी मंत्री होगा वो जवाब देता है, ना कि अधिकारी। अधिकारी इससे को कोई लेना नहीं है, उसका नाम नहीं आता है किसी भी तरह, उसी को अनामता कहा गया है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन रखिएगा। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय होती है उसी को राय विचार विमर्श या फिर जो भी देने के लिए होता है, तो वो काम कौन करता है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय करता है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन सदस्य भी होता है। सिविल सर्विस बोर्ड को पता है, उसी का जो पदेन अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट है आपका कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि तक समाप्ति मंत्री नहीं रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, परंतु कंडीशन यही है कि 6 माह के भीतर उसे दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ये बोला कि अगर 6 महीने के भीतर 6 माह तक अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी मंत्री पद क्या हो जाएगा, चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को भी तथा अन्य मंत्रियों की शपथ क्या होता है, राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता, याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता, बल्कि नई सरकार के गठन तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती रहती है जब तक नया मंत्रिपरिषद न बन जाए। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएंगी। 77(3) आर्टिकल 77(3) कहता है कि राष्ट्रपति कार्यों को सुविधापूर्ण करने के लिए मंत्रियों के कार्यों के नियमन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अपने जो कोई भी जो कार्य जो सौंपता है मंत्रियों को, उनको कार्य को सुविधा से करने हेतु नए नियम बना सकता है वो। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख है, जिसमें वह राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाएगी। या राष्ट्रपति कोई सूचना अगर मांगेगा तो ये प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 78 के अनुसार ये प्रधानमंत्री के दायित्वों के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यह पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पहला लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मत का नेता होता है। दूसरा है वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तीसरा है वह अपने मंत्रियों से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। चौथा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ऑप्शन डी है आपका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। बाकी तीनों के हैं गलत हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आपका भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका डी है कि नियुक्त होता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का कभी निर्वाचन नहीं होता, वो सांसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, न कि प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है आपका कि
निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है बताना है, कौन सा सत्य नहीं है बताना है। पहला है आपका कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। ठीक है। कोई न्यायालय, दूसरा है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तीसरा है एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। और चौथा है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ ऑप्शन डी ही गलत है, क्योंकि मंत्रियों या कोई भी मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या सलाह दिया गया है, ये इसकी जांच किसी भी न्यायालय में या किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, क्या है मुख्य है मतलब कि किसका मुख्य है, राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका बी, केंद्रीय सरकार का भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, मतलब अनुच्छेद 78 के तहत किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के या प्रधानमंत्री के। तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के दायित्वों का निर्वहन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। कैबिनेट का तात्पर्य पूछ रहा है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिव के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो ऑप्शन है आपका बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री को कैबिनेट का मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैबिनेट या मंत्रिमंडल, कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं कैबिनेट में, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, और चौथा है कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो ऑप्शन है आपका बी, केवल कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट में शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए है सांसद, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति या डी है नौकरशाही। तो ऑप्शन है आपका बी, प्रधानमंत्री में कार्यपालिका शक्ति होती है। नेक्स्ट है आपका ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में समाहित होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। ऑप्शन ऐसे देखने में लग रहा है कि ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो ऑप्शन है आपका ए, केवल एक सही है, दो नहीं सही है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 177 के अनुसार भारत सरकार का समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। और आर्टिकल 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है। आगे देखेंगे कि कौन कौन से नियम बने हुए हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है। जैसे कि आगे दिखाया जाएगा कौन कौन से हैं, देखते हैं चलिए, तो विस्तार पर समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। तीसरा है वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। और डी है आपका उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो क्या सही है, केवल एक सही है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 77(3) के तहत नियम राष्ट्रपति नियम बना सकता है, तो उसी नियम के तहत अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया, क्योंकि मूल संविधान में कहीं भी अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्वास प्रस्ताव याद रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव केवल जो मंत्रिपरिषद होती है या जिनका मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री होता है वही विश्वास प्रस्ताव लाते हैं, जबकि जो विपक्ष के नेता हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कभी भी मंत्रिपरिषद नहीं लाया जा सकता। ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है, ये भी याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है। तो याद रखिएगा विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव दोनों प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, न कि विधानसभा में, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है? अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 70, बी है अनुच्छेद 72, सी है 74, अनुच्छेद या सी डी है अनुच्छेद 75। ऑप्शन है अनुच्छेद 75। क्या करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति की विवेचित करता है अनुच्छेद 75, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ये पूछ रहा है। संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो ऑप्शन है आपका बी, लोकसभा सदस्य ही आमतौर पर पूछा है। आमतौर पर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त होते हैं, जबकि ऐसा लिखा नहीं है। संसद के दोनों सदस्यों द्वारा जो है कि कोई भी होगा तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? आंसर है आपका सी, भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या डी है उपराष्ट्रपति। तो आंसर है आपका बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होते हैं, मेन प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, और ऑप्शन डी है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। कौन सा सही ये पूछ रहा है? तो ऑप्शन है आपका ए कि जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदनों से किसी का सदस्य हो, आवश्यक सदस्य हो, परंतु 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन के सदस्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो ऑप्शन है आपका बी, आंसर है आपका बी 25 वर्ष, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु नहीं होता है, बल्कि संसद लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है। तो ये लोकसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है? आपका 25 वर्ष है। देखिएगा, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दोनों के लिए आएगा 25 और 30। नेक्स्ट है आपका उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन कैसे किया गया है? ये मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, या 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? आंसर है आपका बी कि यह प्रधानमंत्री का पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का जो है पद का उल्लेख कहीं संविधान में कहीं नहीं किया गया है। यह राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो पूर्णतः क्या है, गैर संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री जब वही बदलते जब बहुत ज़्यादा गठबंधन जब हो जाती है कई लोगों से, तो सबको खुश करने के लिए दलें क्या करती हैं, नए नए मंत्री पद का ईजाद करती हैं, जिसकी वजह से मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो वही 2000 जब संशोधन हुआ था तो उसके तहत क्या गया 15% से कम कर दिया गया। और उप प्रधानमंत्री देखिएगा कि संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य थे, राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य थे, या असम से राज्यसभा के सदस्य थे? आंसर है आपका डी, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। यानी कि मनमोहन सिंह जो है लोकसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। देखिए लिखा हुआ असम राज्य के सर्वप्रथम 1991 राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे 1991 में, तभी से वे लगातार असम से ही 1996, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका सी, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बहुमत पार्टी दल का नामित प्रधानमंत्री को नहीं करता है, बल्कि ये उसको अपना नेता मानता है, प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त है। फिर वो नेता ही राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है बताना है।
भारत का प्रधानमंत्री, ध्यान सुनिएगा कौन कौन सही है बताना है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। नेक्स्ट है ये सी है कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का कार्य करता है। और डी है कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो ऑप्शन सी है आपका, ये मंत्री जो प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रियों को चयन करने में स्वविवेक का प्रयोग अपने करता है, स्वविवेक से करता है। तो पहले आपको बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने दिनों के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 माह के लिए। तो ऑप्शन बी है आपका, 6 माह के लिए कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य रह सकता है या मंत्री बन सकता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने दिनों बाद? 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद। ऑप्शन है ए, 6 माह बाद कोई भी मंत्री हो, अगर दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है आपका पहला कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। दूसरा है संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है। और चौथा है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये गलत है, बाकी सब सारा गलत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। कौन कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन है आपका पहला ए और 2, बी है 1 2 3, सी है 1 3 4 और डी है 1 2 3 4। तो ऑप्शन है आपका बी 1 2 3, यानी कि लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ये 75(3) के अनुसार दिया हुआ है तभी तो संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति या संसद के प्रति। तो आंसर है आपका, देखिए इनमें से ये 4 दिया हुआ है, ये आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर देख लेते हैं क्या आपका सही आंसर लिखा है कि अनुच्छेद 75 के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है। निकटतम उत्तर क्या होगा? संसद होगा, क्योंकि लोकसभा दिया नहीं है तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंत्रिपरिषद की किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के या लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के। आंसर इसमें भी नहीं दिया है तो आंसर सबको सभी को पता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा के प्रति या तो विधायिका के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो आंसर है आपका ये डी, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? पहला है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन सी है कि वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। और ऑप्शन डी है अपदस्थ मंत्रियों अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेंगे। तो ऑप्शन ए है आपका कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। तो होता है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा में ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर वहाँ प्रतिनिधि जाते हैं, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और दूसरा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। पूछ रहा कौन कौन सही है? केवल 1, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 नहीं 2 और केवल 2। ऑप्शन है आपका ए, 1 केवल 1 सही है, न और 2 नहीं, क्योंकि संघ के प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और प्रधानमंत्री क्या करता है? उनका नाम लेकर राष्ट्रपति के पास भेजता है कि इन लोगों को मंत्री बना दिया जाए। नेक्स्ट है आपका कौन सा कथन सही ये बताना है। तो पहला लिखा है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे।
तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। कौन सा कथन सही? पहला है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3 सही है। और पहला गलत है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति नहीं होता है, बल्कि केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? यानी एक प्रकार से नियम या फिर कह लीजिए ऐसे ही, मतलब रूल बन गया कि हाँ ये बनता आ रहा है तो ऐसे ही लागू हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन दिया पहला, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। और सी है आपका कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों को प्रतिनिधित्व हो। और डी है अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने में संसद के नियम निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करें। ऑप्शन बी है आपका है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो वो त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, इसका संविधान में कहीं भी इसका इस शब्द का उल्लेख नहीं है, त्यागपत्र दे ही देगा, परंतु एक परिपाटी या बना हुआ है, सभी ने निर्वहन इसका करते हुए आए हैं, तो ये सभी लोग ये इसका करते हैं। ठीक है, ये परंपरा के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन है आपका अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा है भर्त्सना का प्रस्ताव, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। कौन सा पूछ रहा है? मंत्रिपरिषद बोल रहा है, तो मंत्रिपरिषद कौन सा रख सकता है? ये डी विश्वास प्रस्ताव केवल रख सकता है, बाकी सारे नए प्रस्ताव नहीं रख सकता, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष दल का जो होती है वो रख सकता है, विपक्ष रख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? पहला है लोकसभा के, दूसरा है राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो ऑप्शन ए केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका बी स्पीकर। कोई भी वक्तव्य संसद में या किसी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी देने के लिए उसका दो अध्यक्ष या सभापति होते हैं, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, तभी जाके जब आगे देते हैं तब जाके वो क्या कहते हैं होता है। ठीक है, ये देखिए ये नियम 199 के अंतर्गत बनाया गया है कि मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये नियम वही है, संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति ने मंत्रियों की सुविधा हेतु ऐसे नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। हालांकि राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, परंतु संविधान में राष्ट्रपति को ये कहा गया है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति स्वयं से कोई काम करने बल्कि अपनी अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं, कोई भी कार्य होते हैं, नहीं कार्यपालिका शक्तियों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 50, 60। तो ऑप्शन है आपका सी 50 लोग। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 लोग होने चाहिए, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 20, 30, 40, 50। तो अभी हमने पढ़ा 50 है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या विचार करना है? ऑप्शन सुनिए। नेक्स्ट है पहला आपका कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। पूछ रहा है कौन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो ऑप्शन सी है आपका एक और दो दोनों सही है। ठीक है, कि संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव तथा विश्वास प्रस्ताव का कहीं कोई भी उल्लेख नहीं करता है। और अविश्वास प्रस्ताव अगर होगा भी तो केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, न कि राज्यसभा में। ठीक है, अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद प्रत्येक सदन की अपनी प्रक्रिया अपने कार्य संचालन के विनियम के लिए नियम बना सकेगा। देखिए ध्यान दीजिए कि 118(1) के अनुसार संसद अपने प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के नियम बना सकेगा। उसी नियम के तहत क्या किया गया है? नियम 198 के बनाया गया है, जो मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के प्रक्रिया का नियम बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में दिया हुआ है।
विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब नियम के तहत बने हुए, न कि संविधान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग? तो ऑप्शन है आपका बी, संघीय संसद। ठीक है। वैसे लाभ के पद का निर्णय दो तरीकों से होता है, देख लीजिए। पहला दिया है, पहला तरीका ये है कि कोई पद संसद या विधानमंडल में सदस्यता की अनिवार्यता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा राज्यों में अनुच्छेद 19(1) के तहत राज्य विधानमंडल करेगा। और दूसरा विश्लेषण ये कहता है कि कोई व्यक्ति निहत्ता अगर है, लाभ के पद से निहत्ता घोषित किया जाता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? केंद्र में अनुच्छेद 103 और 103(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, तथा अनुच्छेद 192(1) और 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये दोनों तहत हो सकता है। नेक्स्ट है, संसद भी करेगा और राज्यपाल और राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है, ये पूछ रहा है। पहला है न्यायपालिका, विधायिका, तीसरा है चुनाव आयोग, चौथा है संघ लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन आपका बी, विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो प्रकाश चंद्र सेठ जी, बी है रविशंकर शुक्ला, सी है कैलाश नाथ काटजू, या डी है द्वारकानाथ मिश्रा? ऑप्शन है आपका सी, कैलाश नाथ काटजू जो थे वो विधि मंत्री के रूप में भी शामिल हुए थे, इसी वर्ष देश के तीसरे गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछ रहा है। श्री गुलजारीलाल, श्री जान मथाई, श्री कृष्णामाचारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू? तो ऑप्शन है आपका, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था, परंतु बाद में 1949 में उनके स्थान पर जान मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन में जान मथाई है, तो आप जान मथाई भी मार सकते हैं, परंतु उत्तराखंड ने इसको गलत आंसर माना है। मूल रूप से कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी थे। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना? के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर? तो ऑप्शन है आपका डी, बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? स्वतंत्र देश के पहले कानून मंत्री बने थे अंतिम सरकार में। ठीक है, अंतिम सरकार में कौन थे कानून मंत्री? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा संविधान में उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय बजट, विनियोग विधेयक, बजट, या भारत की संचित निधि? तो ऑप्शन है आपका सी, बजट का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है, जब बल्कि अनुच्छेद 112 के तहत अंतर्गत वार्षिक वित्तीय बजट का बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, या ए.बी. वाजपेयी? तो आपका ऑप्शन है बी, देवगौड़ा भारत के 12वें मंत्री थे, और वर्तमान में देखें तो नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित करना है, ये बताना है कौन सा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री के साथ हुआ था। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र कुमार गुजराल तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह। हमने आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका डी दिया हुआ आंसर। एच.डी. देवेगौड़ा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इंद्र कुमार गुजराल का 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का कार्यकाल था 2 दिसंबर 1979 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। याद रखिएगा चंद्रशेखर जी कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार नियुक्त हुए हैं? प्रधानमंत्री कौन एक से अधिक बार नियुक्त हुए बताना है। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी? ऑप्शन है आपका 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4 उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ सभी लोग जितना नाम दिए हुए हैं सभी लोग एक से अधिक बार प्रधानमंत्री को पद को संभाल चुके हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? यानी पूछ रहा है ये कि एक बार से अधिक बने हैं, परंतु एक बार से अधिक तो बने हैं, परंतु क्या है कि उनके जो एक पहली बार जब बने थे दूसरी बार बनने के बीच में समयांतराल था, लगातार नहीं बने। ये पूछा लगातार नहीं बने हैं जो, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है गुलजारी लाल नंदा, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा अटल बिहारी वाजपेयी? कौन कौन सही है? 1, 2, 3, 1, 3 एवं 4, 3, 4 एवं 5,
1 2 4 एवं 5। तो आंसर आपका सी 3 4 एवं 5, 3 4 एवं 5। 1 2 लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने बने थे, पर लगातार ये लोग बने थे। और जो है कि 3 4 5 लोग थे बने, तो इन लोग पहले बने, फिर उसके बाद कोई दूसरी सरकार आई, फिर तीसरी बार बने। तो ऐसे ऐसे बने थे ये 3 लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस प्रधानमंत्री का मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो आप सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ताशकंद में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 11 जनवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? अभी आपको बताए थे, एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन सी है आपका चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री से बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है। बाकी जो थे लोग थे सभी किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है आप ऑप्शन मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर। तो ऑप्शन डी है चंद्रशेखर जी थे, जो बलिया विधानसभा से आते थे, बलिया लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल के में लोकसभा के सदस्य थे? लोकसभा के सदस्य थे पूछ रहा है, जिसमें 4 नाम दिए, जिसमें 3 नाम राज्यसभा के सदस्यों का है, एक है जो लोकसभा के सदस्य का है। तो ऑप्शन में बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन आपका ए है देवगौड़ा, ऑप्शन बी है आके गुजराल, सी है चंद्रशेखर और डी है मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन है आपका सी चंद्रशेखर। बाकी देवगौड़ा हो गए, आई के गुजराल हो गए और मनमोहन सिंह जी हो गए राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री जी बने थे तो, न कि लोकसभा के। नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन है आपका डी चौधरी चरण सिंह। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, लिखा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह जब 28 जुलाई 1979 को 79 तक रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, लोकसभा की कोई बैठक हुई ही नहीं थी, ठीक है। जैसे ही बैठक होने वाली थी, जैसे उसके एक दिन पहले क्या होता, कांग्रेस ने अपना गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ। तो उन्होंने क्या किया था, अपना कांग्रेस ने क्या समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी लोकसभा में अपने प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी बैठक में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है आपका कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ पे हुआ है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे थे? पहला है वीपी सिंह, आर के वेंकट रमन और तीसरा है वाई बी चौहान या चौथा है प्रणब मुखर्जी जी। ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 या 1 2 3 4। तो ऑप्शन है डी 1 2 3 4। 4 लोग जो थे भारत के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के काल में? राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव जी द्वारा या अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा? ऑप्शन है आपका सी नरसिम्हा राव जी का सरकार यानी प्रधानमंत्री थे उस टाइम जब ये आर्थिक सुधार लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला है भारत के ये पूर्व मंत्री रह चुके थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके थे। और नेक्स्ट है आपका कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो ऑप्शन सी है आपका कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, क्योंकि मनमोहन सिंह जी कभी भी वित्त मंत्री के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहते, ठीक है। बाकी सब देख लीजिए किसी किसी अध्यक्ष रह चुके, देख लीजिए। पहला है कि वो भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके थे, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। वित्त मंत्री रह चुके थे परंतु अध्यक्ष नहीं थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष की बात पूछा था ना कि वित्त मंत्री का। नेक्स्ट है आपका कि कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन है कि ये मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। पूछ रहा है कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, कथन कारण दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है, कथन सही है कारण गलत है, कथन गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन बी है आपका कथन और कारण दोनों सही है परंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ठीक है। क्योंकि मंत्रियों का उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। ठीक है। अधिकारियों द्वारा किए गए कराने की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्रियों की होती है। नेक्स्ट है कथन और कहानी, इसमें भी दिया हुआ है। पहला कथन है आपका कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। यही पूछ रहा है कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन है आपका डी, कथन गलत है पर कारण सही है। ठीक है। लिखा है कि भारतीय संघ मंत्री प्रतिनिधि से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी, दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें दिए गए कोटों को सही उत्तर के साथ चयन कीजिए। यानी कथन कारण इसमें भी दिया हुआ है। पहला कथन है आपका कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। कथन कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या है। कथन कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन बी है आपका कि कथन दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो कौन कौन सही भी बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो। तो ऑप्शन है आपका डी, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, देखिए संविधान में अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो पहला गलत है। दूसरा लिखा है कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य कैबिनेट सचिव होता है और जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेनाध्यक्ष भी होता है। तो प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेनाध्यक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के प्रति आसीन सदस्य होंगे। दूसरा है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। ऑप्शन है आपका डी, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ये लिखा है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार क्या कहा गया है कि नियुक्ति मंत्री किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन सा संविधान संशोधन में इसको डाला गया था 15% वाला कंडीशन। तो ऑप्शन है 90वां, 91वां, 92वां या 93वां। ऑप्शन है आपका बी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 15% वाला कंडीशन डाला गया था। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो बता रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है आपका केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो। तो ऑप्शन है आपका केवल एक सही है, बाकी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दस्तावेज भारत से संबंधित है। पहला है आपका हरित पत्र, श्वेत पत्र, पित्त पुस्तिका या नीली पुस्तक। तो ऑप्शन है आपका श्वेत पत्र। श्वेत पत्र क्या होता है, आधिकारिक दस्तावेज से भारत संबंधित है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सरकार द्वारा अथवा किसी मंत्रालय द्वारा किसी भी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण जब दिया जाता है तो वो किसके माध्यम से दिया जाता है, तो श्वेत पत्र के रूप में दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। यानी कि राज्य क्या कर सकता है, ये राज्य कोई ऐसा नियम बनाएगा जिससे केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं उससे होगा। किस एक्ट के तहत कहा गया है, अनुच्छेद 257 के तहत, अनुच्छेद 258 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत या अनुच्छेद 356 के तहत। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 257(1) के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये 257(1) के अनुसार कहा गया है। कोई ऐसा राज्य कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाए जिससे केंद्र को कोई दिक्कत हो या समस्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। पहला है गोपाल स्वामी अयंगर, KMC, TT कृष्णमाचारी, या डी है BC रॉय। तो ऑप्शन है आपका ए, गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है EN गोपाल स्वामी अयंगर ने 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विस संयुक्त किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं, पूछ रहा है। पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, और मंत्रालयों को वित्तीय संशोधन का आवंटन करना। पूछ रहा कौन कौन सही है। एक केवल एक, दो और तीन, एक और दो, एक दो तीन। ऑप्शन है आपका सी, केवल एक और दो सही है। ठीक है, भारत सरकार, देखिए लिखा हुआ है भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। तो ऑप्शन है आपका डी, राजीव गांधी कर्मभूमि स्थल नहीं है। ठीक है, कर्मभूमि जो है कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है, ना कि राजीव गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, चौधरी चरण सिंह ने, या इंदिरा गांधी ने। तो ऑप्शन है आपका बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और क्या कहा था, जय विज्ञान कहा था। ठीक है, चलिए आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर महान्यायवादी और CAG जो है उस पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।